अब देखो लास्ट क्लास में हमने डिटर्मिनेंट्स पे ही फर्दर काम करा और लास्ट हमने सुना कि अगर एक ट्राइंगल का एरिया वाला फॉर्मूला आज के बाद कभी यूज करना है तो डिटर्मिनेंट्स वाले लॉजिक से करना है। तो अब आज वाली क्लास में अब हमने फिर से वापस आ जाना है मैट्रिसेस पे। तो अब रिकॉल करो कि हमने जॉइंट ए का डिटर्मिनेंट वाला पॉइंट हमने डिस्कस भी कर लिया कि वो डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 होता है। बिल्कुल उसी तरह का एक पॉइंट और है, आज वाली क्लास में हमने वैसे का कोई पॉइंट और करना है, फिर एक दो क्वेश्चन उस पर करने हैं डिस्कस, और फिर आज वाली क्लास में एक बहुत इंटरेस्टिंग बहुत सिंपल सा नया टॉपिक स्टार्ट करना है। उस पर भी हमें स्कूल के एग्जाम में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएंगे। तो आज सबसे पहले शुरू करते हैं वो गैप जो हमारा मिसिंग है क्योंकि हमारा डिटर्मिनेंट्स अभी कंप्लीट नहीं था। तो अब ये नोटिस करो, पहले बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है, बस इसको अपने माइंड में डालना शुरू करना, बिल्कुल इस पॉइंट को नोटिस करना। ये हम जानते हैं कि a इंटू ए जॉइंट ए बराबर होता है डिटर्मिनेंट a इंटू आई एन। हमने इस पर कितने सारे क्वेश्चन हैंडल करे। अब सोचो कि अगर एडजॉइंट ए को अपने मन में सोचो कि वो खुद एक मैट्रिक्स है बी, अपने मन में सोचो कि एडजॉइंट ए एक मैट्रिक्स है बी, तो बी, ये जो बी था, इंटू एडजॉइंट ऑफ बी, बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी कितना होता? डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू आई एन। बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी हमने यूज करी। ए इंटू एडजॉइंट ए कितना था? डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन। बी इंटू एडजॉइंट बी कितना होता? डिटर्मिनेंट बी इंटू आई एन। बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी यूज करी, पर अब की बार हम बी किसको बोल रहे हैं? एडजॉइंट ए को। एडजॉइंट ए सोचो कि बी है। अब जो काम है वो काम एक्चुअली क्या है कि वो हमसे एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए निकलवाना चाहते हैं। याद रखना ये बात, और ये हमें वैसे भी बहुत हेल्प करेगी, ये अंडरस्टैंडिंग बहुत हेल्प करेगी। अब एक बात सोचो, हम यहाँ पे आके ब्लॉक हो गए। अब अगर मान लो कि मैं क्या करूँ कि सिंपली दोनों तरफ मैं इसको ए से मल्टीप्लाई कर दूँ, ए से इधर भी मल्टीप्लाई करा, और उसका रीज़न है, देखो ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए। हम जानते हैं कि दैट इज डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन। तो अगर मुझे यहाँ से इस ए को हटाना है, अकेला ये निकालना है, तो क्यों ना एक काम करूँ कि दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई कर दूँ। उससे फ़ायदा क्या होता? एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, ये तो एज इट इज इक्वल टू इस तरफ ए मल्टीप्लाई कर गया इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए कितना हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 इंटू आई एन। अब a इंटू आई एन कितना होगा? n। देखो ये तो नंबर है, तो नंबर तो हम शिफ्ट कर सकते हैं, तो उधर क्या बन गया? डिटर्मिनेंट a की पावर n-1 इंटू आई इंटू ए। अब a इंटू एडजॉइंट ए कितना हो गया? डिटर्मिनेंट a इंटू आई एन। तो ये बन गया डिटर्मिनेंट a इंटू आई एन, पर आई एन इंटू एनीथिंग इज वॉट? वही वापस। तो ये मिल गया हमें, ये बन गई एक्सप्रेशन कि a इंटू डिटर्मिनेंट a इंटू एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट a ये बराबर है डिटर्मिनेंट a की पावर n-1 इंटू ए। सिंपली a इंटू आई एन कितना हो गया? a। अब अगर डिटर्मिनेंट a तो एक नंबर है, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, तो वहाँ से हमें मिल गया कि एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट a ये बराबर होता है डिटर्मिनेंट a की पावर n-2 इंटू ए के। ये ध्यान में रखना, ये काम की बात है। ये कहाँ से हमने बनाई? बिल्कुल इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करके। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए कितना हो जाता है? डिटर्मिनेंट ए की पावर n-2 इंटू द मैट्रिक्स ए। तो ये थॉट को हमने कहाँ से पकड़ा, इस पर क्या हो सकता है, वो सब अलग बात। इस पर क्वेश्चंस बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, बहुत सारी बातें निकल सकती हैं। देखो हम लोग को ये क्लैरिटी थी कि हमने जब मैट्रिसेस कर रहे थे उस समय हमने इसी पॉइंट के थ्रू हमने पहले वाले काम को पकड़ा। बिल्कुल अब इसको भी ध्यान में रखना। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए कितना है? डिटर्मिनेंट ए की पावर n-2 इंटू द मैट्रिक्स ए। कहाँ से बना? एग्जैक्टली सेम ही लॉजिक को यूज़ करके। अब बिल्कुल इसी के साथ जो रिलेटेड पॉइंट है वो अब ये है, इसको ध्यान में रखना, इसको नोट करो, अपनी कॉपी पे अपने आप बनाओ, पॉज करके यहाँ पे क्लास इसको कॉपी पे अपने आप बनाओ कि हमसे ये अब ऑनवर्ड्स खुद हम इसको बोल पाएँ, और इसको बिल्कुल याद भी रखना कि हम लोग इसको यूज़ भी करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। अब एक बात सोचो, हमने खुद बनाया कि अब जो नेक्स्ट काम की बात है वो ये कि एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का जो डिटर्मिनेंट होता है वो डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 का स्क्वायर होता है। ये भी बहुत काम की बात है। अब इसको भी देखते हैं एग्जैक्टली सेम लॉजिक से निकाल के। हमने खुद ही निकाला कि एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए कितना था? डिटर्मिनेंट ए की पावर n-2 इंटू ए। अब अगर मैं सिंपली अगर दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लगा दूं, तो अब इसको नोटिस करना, अगर मैं डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए बनाऊं, तो अब ये डिटर्मिनेंट a की पावर n-2 इंटू ए बन जाता इस पूरे का डिटर्मिनेंट। अब याद करो कि अब हमने डिटर्मिनेंट्स में कर लिया है कि जो ये डिटर्मिनेंट a की पावर n-2 है, ये एक नंबर है। जब इस नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे एक मैट्रिक्स a के साथ, तो उस मैट्रिक्स का हर एक टर्म उस नंबर से मल्टीप्लाई कर जाएगा।
पर उसके बाद जब उसको डिटर्मिनेंट बना देंगे, जो हमने यहाँ पे बनाया, तो जब डिटर्मिनेंट में से बाहर कॉमन निकालेंगे तो हर रो में से बाहर कॉमन निकलेगा। तो एग्जैक्टली वही पॉइंट यहाँ पे यूज हुआ। कितनी बार बाहर कॉमन आएगा? n बार। तो अपने आप बन गया डिटर्मिनेंट a की पावर n इंटू n माइनस टू, साथ में डिटर्मिनेंट है, ये बनी एक्सप्रेशन। तो अब ये सिंपली एक बार तो ये खुद ही हो गया, तो n इंटू n माइनस टू इंटू डिटर्मिनेंट a, तो आ गया n इंटू n माइनस टू n स्क्वायर माइनस टू n प्लस वन, विच इज डिटर्मिनेंट a की पावर n माइनस वन का स्क्वायर। तो इसको ध्यान में रखना कि इसको भी हमने बनाया कैसे, पर लॉजिक क्या यूज करा? एग्जैक्टली वैसे का जो हमने पहले सुना था। याद करो फिर से वो क्वेश्चन कि डिटर्मिनेंट a अगर मान लो कि 5 है, तो डिटर्मिनेंट 2a क्या बन जाता? अगर ये मैट्रिक्स, अगर ये 3/3 वाला था, तो याद आता है कि ये 2 की पावर 3 इंटू 5 हो जाता। जब मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो मैट्रिक्स का तो हर एक एलिमेंट मल्टीप्लाई करेगा, पर जब उसके बाहर डिटर्मिनेंट बना के कॉमन लोगे तो हर एक रो में से बाहर कॉमन आएगा। याद रखना, मैट्रिसेस में नंबर को मल्टीप्लाई करना और डिटर्मिनेंट्स में नंबर को मल्टीप्लाई करने में चेंज था, फर्क था। तो ये वाला सवाल एग्जैक्टली उसी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस्ड है। तो अब हमें याद है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए कितना होता है? सिंपली डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस वन, वो हमने पहले बनाया। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए कितना होता है? डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस वन का स्क्वायर, वो हमने अब बनाया। हमें अलग से ये बिल्कुल पता होता है कि एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए कोई बोले निकालने को ए दे के, तो हम ये नहीं करेंगे कि पहले एडजॉइंट ए निकालें फिर उसका एडजॉइंट निकालें, बिल्कुल नहीं करेंगे। हमें क्लैरिटी के एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या बनता है? डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस टू इंटू द मैट्रिक्स ए, जो कि हमें देखते ही आता है। तो इस पैटर्न को ध्यान में रखना, ये हमें हेल्प करेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। बिल्कुल सिंपल था, 1 सेकंड में होना चाहिए था। हमें डिटर्मिनेंट ए गिवन है कि 2 है, मैट्रिक्स कैसा था? 3/3। तो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या बनेगा? डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस टू, मतलब 3 माइनस टू विच इज डायरेक्टली 2, ये हो गया 2 की पावर 1 विच इज 2 इंटू सिंपली मैट्रिक्स ए, तो आंसर आ जाता 2 है। तो बिल्कुल ऐसे ही ये सिंपल सा नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर दो कि हमें फॉर्मूला बिल्कुल माइंड में जाना शुरू हो। अब ये कर दो, हमें बोला गया कि एक मैट्रिक्स ए दे दिया, हमें क्या बोला? एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट निकाल दो। तो हमें क्लैरिटी है कि एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है? डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस वन का स्क्वायर। तो इस सवाल में मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या था? 3/3, तो n कितना था? 3, तो क्या बना? डिटर्मिनेंट a की पावर 3 माइनस वन, 2 का स्क्वायर विच इज 4। तो हमारे पास डायरेक्टली डिटर्मिनेंट a 1 था और यहाँ पावर में क्या आ जाता? 2 का स्क्वायर 4। तो डिटर्मिनेंट a की पावर 4, वो इस केस में 1 है, इसलिए आंसर सेम बन गया, 1 की पावर 4 विच इज 1। पर ये पैटर्न को अप्लाई करना बहुत सिंपल था, पर इसको ध्यान में रखना। और जो पीछे जो हम लोगों ने प्रूफ भी बनाया वो भी याद रखना। स्कूल के एग्जाम में हो सकता है कि हमें इस बात को लेके बहुत ब्लॉक ना करें, पर हमारा इस टॉपिक में ऑब्जेक्टिव के लिए बेस अभी बन जाएगा, तो हमें आना चाहिए बिल्कुल राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो ये पॉइंट भी बहुत सिंपल है और इंटरेस्टिंग है, इसको माइंड में रखना अपने हर समय। देखो हमने कभी बनाया कि अगर ए और बी कोई दो मैट्रिसेस हैं, उनको अगर हम मल्टीप्लाई करें, रिकॉल करो कि हमने ये करा वो पॉइंट, अगर हमने ए और बी को मल्टीप्लाई करा और आंसर आ जाए नल मैट्रिक्स, तो हमने क्लियरली सुना मैट्रिसेस में कि अगर ए इंटू बी का जवाब अगर नल मैट्रिक्स आ जाए तो उससे ये बिल्कुल भी कंक्लूड ना करना कि यहाँ ए नल मैट्रिक्स है या बी नल मैट्रिक्स है। याद है हमें ये वाली बात, क्लियर है कि अगर ये दोनों भी नल मैट्रिक्स ना हो तब भी क्या पता जो आंसर आ जाए वो नल मैट्रिक्स आ जाए। उस पर हमने सवाल भी करे, क्वेश्चंस भी देखे, उसका यूज़ भी करा। पर कभी अगर ए इंटू बी नल मैट्रिक्स आ जाए तो बिल्कुल अब ऑनवर्ड्स बिल्कुल ध्यान में रखना कि ए इंटू बी के नल मैट्रिक्स आने पे वो जो दो मैट्रिसेस ए और बी हैं एक्चुअली वो दोनों सिंगुलर मैट्रिसेस होंगे, मतलब दोनों का डिटर्मिनेंट जीरो होगा। ए और बी कोई दो मैट्रिसेस हैं जो कि नल नहीं हैं, पर तब भी उनका जो ए इंटू बी करने पे आंसर आ रहा है वो जीरो आ रहा है। तो वो तभी पॉसिबल होगा जब ए का डिटर्मिनेंट और बी का डिटर्मिनेंट, दोनों का डिटर्मिनेंट जीरो, एक का नहीं दोनों का डिटर्मिनेंट जीरो। याद रखना ये बात। तो अब एग्जैक्टली वही प्रॉपर्टी है। अब हमें दिया गया कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन नल मैट्रिसेस स्क्वायर मैट्रिसेस इज अ नल मैट्रिक्स, शो दैट बोथ ऑफ देम मस्ट बी सिंगुलर मैट्रिसेस। तो अब हमने शो करना है कि अगर ए इंटू बी अगर नल मैट्रिक्स आ रहा है तो ए और बी दोनों उस केस में सिंगुलर मैट्रिसेस होंगे। तो अब इसको प्रूव करना है, तो इसको प्रूव कैसे करें? तो हम इसको यूज भी करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। हमें पता होगा कोई मुझे बोले कि ए इंटू बी नल मैट्रिक्स है तो मुझे क्लियरिटी है कि ए का डिटर्मिनेंट भी जीरो और बी का डिटर्मिनेंट भी जीरो। तो अब ए इंटू बी, इफ ए इंटू बी इज अ नल मैट्रिक्स, तो अगर मान लो कि हम शुरू में एज्यूम कर लें कि जो ए और बी हैं वो नॉन नल मैट्रिसेस हैं, वो तो हमें चाहिए भी नॉन नल मैट्रिसेस, पर मान लो कि जो बी है, कोई बच्चा बोले कि मैं कहता हूं नहीं होगा बी का डिटर्मिनेंट जीरो,
ए का होता है हो ही जाए, बी का डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा। तो अगर बी का डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, इसका मतलब बी का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो अगर बी का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, ए इंटू बी 0 है, जिसमें ए और बी दोनों नॉन नल हैं, तो बी का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो हमने क्या करा कि दोनों तरफ बी के इन्वर्स से राइट मल्टीप्लाई करा। उसका रीजन क्या, ए इंटू बी इन्वर्स तो हो जाएगा आई, 0 इंटू एनी, क्लियर, नल मैट्रिक्स इंटू एनीथिंग इज व्हाट, नल मैट्रिक्स। तो बी इंटू बी इन्वर्स आई हो गया, वहां से ए आ गया नल मैट्रिक्स। पर ये तो हमारी इनिशियल सपोजिशन के अगेंस्ट है। हमने शुरू में बोला था कि ए और बी दोनों नॉन नल मैट्रिसेस हैं। तो इसका मतलब यहां से बी को, बी का इन्वर्स की एग्जिस्टेंस की अजम्पशन को लेके हमें दिखा कि हमें यहां पे कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट मिल रही है कि ए बनता है नल मैट्रिक्स, विच इज नॉट ट्रू। इसका मतलब जो बी का इन्वर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करता। बिल्कुल सिमिलरली हम लोग शो कर सकते हैं कि ए का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। मान लेते इसी सेम क्वेश्चन में कि बी जो है वो नॉन नल है, ए जो है उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, तो ए इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करते तो वहां से मिल जाता कि बी नल मैट्रिक्स है, तो फिर से कॉन्ट्राडिक्टरी था। तो काम की बात क्या है कि हमें अब ऑनवर्ड्स ये ध्यान है, कोई हमें बोले कि ए इंटू बी अगर नल मैट्रिक्स है तो हमें ये क्लैरिटी है कि इसका मतलब इन दोनों का डिटर्मिनेंट 0 है। तो कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये पॉइंट हमें हेल्प करता है, तो इसको भी ध्यान में रखना। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब आज वाली क्लास में जो डिस्कशन का मेन टॉपिक है वो एक्चुअली ये है। हमने पहले अपना गैप फिल करा, जो नाम हम लोगों ने डिटर्मिनेंट्स के सुने होने के बाद मिस करे हुए थे, हम लोगों ने अब वो नाम सुने। तो अब मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स एज अ टॉपिक कंप्लीट होना शुरू हो गया। तो अब बिल्कुल उसमें जो लास्ट आर्टिकल है, जो कि स्कूल के एग्जाम में डायरेक्टली जिस पे क्वेश्चंस आएंगे, अब वो एक्चुअली ये आर्टिकल है। तो अब हमें वो बोलेंगे सॉल्व अ गिवन सेट ऑफ इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो एक्चुअली दो मेथड्स होते हैं, एक है मैट्रिक्स मेथड जो हमारे स्कूल के सिलेबस में है, एक है यूजिंग डिटर्मिनेंट्स जिसका नाम होता है क्रेमर्स रूल। तो डायरेक्टली स्कूल के एग्जाम के लिए क्रेमर्स रूल अब हमारे सिलेबस में नहीं है, पर हम उसको सुन लेंगे अलग से फॉर आवर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, क्योंकि वहाँ पे वो ज़्यादा काम आएगा। तो पहले इसको डील करते हैं फॉर स्कूल एग्जाम्स। एग्जैक्टली बोर्ड्स में हमें इन जनरल इस पे तो क्वेश्चन मिल ही जाता है, बहुत ही फ्रीक्वेंटली इस टॉपिक पे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए ये हमारे बहुत काम का है। इस पर 6 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है, तो बहुत ध्यान से देखना, और बहुत सिंपल है। तो अब ये देखते हैं कि एक्चुअली इसमें करना क्या है। तो अब ये नोटिस करो पहले, बस बिल्कुल बेसिक से पॉइंट है, बस ऑब्जर्व करना। मान लो कि हमें किसी ने 3 इक्वेशन दी, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, ऐसे ही a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, और तीसरी इक्वेशन a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। हमें किसी ने 3 इक्वेशंस दी। ये 3 इक्वेशंस देके हमसे कहा कि सॉल्व दीज सेट ऑफ इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो आज वाली क्लास का काम क्या है, फर्दर जो मेन टास्क है आज का वो है मैट्रिक्स मेथड को समझना, और बहुत सिंपल है, हमें 2 मिनट में समझ में आने वाला है। अब ये सेट ऑफ इक्वेशंस हैं, तो अगर हम क्या करें कि एक नया मैट्रिक्स बना लें ए कैसे बनाएं, सिंपली एक्स वाई जेड जो यहाँ पे अननोन्स हैं उनके कोफिशिएंट्स को लेके, वो आ गया a1 b1 c1, a2 b2 c2 और a3 b3 c3। ये हमने सिंपली एक मैट्रिक्स बनाया ए का। जो एक मैट्रिक्स बनाया हमने कॉलम मैट्रिक्स जो हमारे अननोन्स थे एक्स वाई जेड। एक हमने कॉलम मैट्रिक्स बनाया है सिंपली इनका d1 d2 d3 जो इधर लिखा हुआ था। तो आर वी एबल टू सी कि जो ये इक्वेशंस लिखी हुई हैं इनको लिखने का एक ढंग है a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी। a इंटू एक्स करो, देखो एग्जैक्टली ये तीनों इक्वेशंस बन जाती हैं, इक्वल टू बी करो सिंपली इक्वेट हो जाती है। तो इसी बात को लिखने का मैट्रिसेस के फॉर्म में जो तरीका था वो ये था, ये है इतना सा काम। तो अब जो सवाल हम फेस करेंगे वो, अब ये वाली बात हमने सुनी फॉर 3 अननोन्स और 3 इक्वेशंस हमें गिवन है, पर ऐसा कितनी के लिए भी हो सकता है। अगर 2/2 भी होता तो भी हो जाता, अगर मान लो 2 अननोन्स होते तो भी ये वाला तरीका वैलिड है, अगर मान लो 4 अननोन्स होते 4 इक्वेशंस होती वो भी तब भी वैलिड है। तो इस बात को ध्यान में रखना। पर जो हम स्कूल के एग्जाम में जो फेस करेंगे वो सिंपल 3/3 वाला है। 3 अननोन्स होंगे, 3 इक्वेशंस दी होंगी, वो हमसे कहेंगे कि इसका जवाब बना दो। तो इस टॉपिक में बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक्स सुनेंगे, उसको समझना। पर पहले देखते हैं कि बिल्कुल ऑर्डिनरी बुक्स में तरीका क्या गिवन है। हमें ax बराबर गिवन है b के, तो हमने इसको ये बना लिया। बिल्कुल पहला काम अपने माइंड में डाल लो, इतनी सी बात बना ली। अब हमारा काम क्या है, x निकालना। तो हम सोचो कि बिल्कुल हमारे सामने अब एक मैट्रिक्स की इक्वेशन बनी हुई है, हमारा काम क्या है उसमें से x निकालना।
तो रिकॉल करो कि यहाँ से हमें इस ए को हटाते कैसे थे, सिंपली दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लें। तो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करा हमने लेफ्ट साइड पे, तो इधर तो बन गया ए इनवर्स इंटू ए विच इज आई इंटू एक्स कितना हो गया एक्स, इधर क्या बन गया ए इनवर्स इंटू बी। तो एक्स एक्चुअली बराबर आ गया ए इनवर्स इंटू बी के। तो इसका मतलब एक्स बना क्या, वो आ गया एडजॉइंट ए इनवर्स कितना होता है एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए इंटू बी। ये मेरा जवाब है। तो अगर मुझे कभी ऐसे इक्वेशन दी जाए तो सिंपली मुझे समझ में आता है कि x कैसे निकालना है, मतलब एक्स वाई जेड जो आंसर है वो कैसे निकालना है। एडजॉइंट ए जो कोफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट हमें जो मैट्रिक्स गिवन है उसका एडजॉइंट निकालना हम जानते हैं, डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड करना इनटू बी करना। सो दिस इज द पैटर्न, बिल्कुल बेसिक काम ये है। इसको नोट कर लो, इसको अपने माइंड में डाल लो। अब इसी से आगे जहाँ पे बात बढ़नी है वो अब ये पॉइंट है कि अब ये नोटिस करो कि बिल्कुल काम एक्चुअली इतना सिंपल ही है। अकेली अब इसमें गड़बड़ कहाँ पे होनी है कि ये सोचो कि जो ये डिटर्मिनेंट ए गिवन है, अब दो सिचुएशंस अराइज होंगी। वो क्या क्या है, बिल्कुल इसको ध्यान में रखो। एक्स कैसे बना ए इनवर्स इंटू बी, जो कि हमने बिल्कुल यहाँ से बनाया और हमें ये बात समझ में आती थी। तो अब बिल्कुल समझो कि यहाँ पे दो सिचुएशंस अराइज होंगी। क्या है वो दो सिचुएशंस, हमने एक्स तो बना लिया, ए इनवर्स इंटू बी है। तो अब वो जो दो सिचुएशंस हैं वो ये हैं कि डिटर्मिनेंट या तो नॉन जीरो होगा या फिर डिटर्मिनेंट ए जीरो होगा। दो सिचुएशंस बनेंगी। सिंपली एक्स कितना आया था एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू बी, हमें याद होती है ये बात और हमने देखो डायरेक्टली बना ली अपने आप। तो अगर डिटर्मिनेंट ए मान लो नॉन जीरो आए, डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो आए, सब अच्छा है, बिल्कुल सब कुछ दुनिया में सही चल रहा है, तो वहां से अगर डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो आया तो सिंपली एक्स का सोल्यूशन आ जाएगा। तो हम कहते हैं अगर डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो आ जाए तो हम कहते हैं कि जो इक्वेशंस हैं वो कंसिस्टेंट हैं, इक्वेशंस कंसिस्टेंट हैं। इसका मतलब क्या होता है कि इक्वेशंस ठीक हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इक्वेशंस में, और आंसर आ जाएगा। आंसर कैसे आ जाएगा, जैसे सिंपल से एक आंसर आता है इक्वेशंस का, तो वो आंसर आएगा यूनिक सॉल्यूशन। कोई इसमें कोई ट्रिक नहीं, बिल्कुल सीधी सादी सी बात है। अगर डिटर्मिनेंट ए जो नीचे वाला नंबर लिखा है अगर वो नॉन जीरो आ जाए तो मतलब सारी इक्वेशंस ठीक हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर सिंपली एक यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा, कोई ट्रबल ही नहीं है। पर अगर मान लो जो डिनोमिनेटर में डिटर्मिनेंट ए लिखा हुआ है, मान लो कि अगर वो जीरो आ जाए, तो डिटर्मिनेंट ए के जीरो आने पे एक्चुअली दो केसेस बनते हैं। वो दो केसेस क्या बनते हैं, ये दो सिचुएशंस बनती हैं। पहली क्या बनती, मान लो डिटर्मिनेंट ए जीरो आया और मान लो जो ऊपर वाला एडजॉइंट ए, न्यूमरेटर में क्या लिखा हुआ था एडजॉइंट ए इंटू बी, मान लो कि वो अगर नॉन जीरो आ गया। अगर जो न्यूमरेटर में लिखा था वो क्या था एडजॉइंट ए इंटू बी, मान लो कि अगर वो नॉन जीरो आ गया, तो ऊपर नॉन जीरो नीचे जीरो, तो वो गड़बड़ है। तब हम लोग कहते हैं कि जो इक्वेशंस हैं वो गड़बड़ है, मतलब इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, बस हमें सही तरीके से बोलनी आनी चाहिए। इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट है और नो सॉल्यूशन है। क्यों, क्योंकि इक्वेशंस ही गड़बड़ है, इसको ध्यान में रखना। लेकिन अगर मान लो पहले ये जीरो आ जाए, नीचे जीरो आया, सबसे पहले क्या करोगे, यही निकालोगे। इन सवालों में सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए निकालोगे, और डिटर्मिनेंट ए मान लो जीरो आने के बाद मान लो एडजॉइंट ए इंटू बी, अगर मान लो अब ये भी जीरो आ गया, नीचे तो जीरो था ही था, मान लो कि अगर न्यूमरेटर में भी जीरो आ गया, तो हम लोग वहां पे बोलेंगे कि जो इक्वेशंस हैं वो कंसिस्टेंट हैं, इक्वेशंस ठीक हैं, इक्वेशंस कंसिस्टेंट हैं और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं। अगर मान लो कि डिनोमिनेटर में जीरो आने के बाद अगर न्यूमरेटर में जॉइंट ए इंटू बी भी अगर मान लो साथ में जीरो आ जाए, तो तब हम क्या बोलेंगे कि इक्वेशंस ठीक हैं और साथ में जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएंगे वो इनफाइनाइटली मैनी हो सकते हैं, मतलब इनको सेटिस्फाई करती इनफाइनाइटली मैनी इक्वेशंस, इनफाइनाइटली मैनी एक्स वाई जेड बनाए जा सकते हैं। तो अब इन सारी बातों पे बात करेंगे और फिर ये भी सुनेंगे कि अगर ये सवाल ऑब्जेक्टिव में आए तो एक्चुअली हम हैंडल कैसे करते और आए हुए हैं। पर सबसे पहले हमारे माइंड में ये पेज जाना चाहिए, बिल्कुल अपने माइंड में ये पेज अच्छी तरह बसा लो, क्योंकि स्कूल के एग्जाम के लिए तो ये 6 मार्क्स का सवाल है बेस्ड अपॉन दिस पेज। हमने क्या करना है, एक्स के ए एक्स था बी, एक्स वहाँ से हमने बनाया, बिल्कुल ऐसे बना के दिखा देना, ए इनवर्स इंटू बी विच इज एडजॉइंट ए इंटू बी डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ए। फिर क्या करना है, डिटर्मिनेंट ए निकालना है। डिटर्मिनेंट ए निकालने के बाद अगर वो नॉन जीरो आ जाए
तब तो सिंपल, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, इक्वेशंस कंसिस्टेंट हैं, यूनिक सॉल्यूशन। अगर डिटर्मिनेंट 0 आने के बाद ऊपर नॉन जीरो आ जाए तो नो सॉल्यूशन। लेकिन अगर ऊपर भी 0 आ जाए, नीचे 0 आने के बाद अगर ऊपर भी 0 आ जाए तो हम कहते हैं कि इक्वेशंस ठीक हैं पर इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस हैं। इस बात में और ज़्यादा डेप्थ में जाएंगे ऑब्जेक्टिव के पर्पज से, पर स्कूल के एग्जाम के लिए एग्जैक्टली इस बात को अपने माइंड में डालो, कोई ट्रिक नहीं है। तो अब क्या करते हैं, इस बात को डायरेक्टली अपने आप अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो अब इसके बिल्कुल बाद अभी ये क्वेश्चन आता है, बहुत सिंपल सा है, जैसे एग्जैक्टली ये बताया गया वैसे ही इसको अप्लाई करो, बिना घबराए इसको पहले सवाल को भी अपने आप ही कर दो, देयर इज नो ट्रिक। अब ये करो सॉल्व। बिल्कुल सिंपल इक्वेशन थी, हमें कहा गया सॉल्व फॉर एक्स, एक्स वाई जेड, तो हमने सिंपली 3 इक्वेशंस गिवन है। सबसे पहला काम क्या करना था कि इसको सिंपल मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना था। बोला गया सॉल्विंग मैट्रिक्स मेथड यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो ए क्या बन गया, कोफिशिएंट्स 1 2 1 2 और 1, सिंपली 1 0 और 3 और 2 -3 और 0, हमने ये बना लिया ए। आगे एक्स वाई जेड ये बराबर है 7 11 और 1 के। तो पहला काम क्या था कि हम ये तो सही बना लें। अब क्या काम है, एक्स वाई जेड निकालना। वो कैसे बनाएंगे, सिंपली एक्स कितना आ जाएगा, ए इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स क्या है, एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए। तो मुझे क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट ए। मैंने इस ए का डिटर्मिनेंट निकाला, वो 18 आ गया, नॉन जीरो आया, मतलब यूनिक सॉल्यूशन आएगा। तो अब ये इक्वेशंस कंसिस्टेंट हैं, यूनिक सॉल्यूशन आएगा, वो निकालना है हमने। तो हमने क्या करा कि एडजॉइंट ए निकाला, सिंपली इस मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट निकाला। वो प्रोसेस हम जानते थे, हमने एडजॉइंट ए निकाला, एडजॉइंट ए इंटू बी करा, कोई ट्रिक नहीं, एडजॉइंट ए इंटू बी करा, बाहर 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए लिखा हुआ है, सिंपली एडजॉइंट ए इंटू बी करा, वो आ गया 36 18 54। डिटर्मिनेंट ए इस नंबर से उसको डिवाइड करा, सिंपली क्या आ गया 36/2 विच इज़ 2, फिर ये 1, दिस इम्प्लाइज वहाँ से वैल्यूज़ कितनी आ गई 2 1 और 3। तो x कितना आ गया 2 y 1 और z 3। तो इन क्वेश्चंस में ट्रिक कोई नहीं है, बिल्कुल स्कूल के लिए ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड से बोर्ड वाले क्वेश्चंस हैं, पर इसका बस पैटर्न ऑब्जर्व करना। इसी में कुछ बहुत हिडन मैसेज है, वो सुनेंगे, पर पहले हमें ये तो बिल्कुल राइट करना आना चाहिए। ये वाला तो बिल्कुल हम लोग इसको सबकॉन्शियसली भी राइट करें, उतनी हमारी परफेक्शन होनी चाहिए। बिल्कुल स्कूल के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं फॉर बोर्ड्स, तो हम लोग उनको राइट ही करेंगे। तो हमने अभी बिल्कुल सिंपल पैटर्न जो हमने अभी अभी सुना उसको अप्लाई करा, और ये हमें ऐसे ही चाहिए। तो पहले इसी को थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं, फिर और बात करेंगे। अब ये करो सॉल्व। अब एग्जैक्टली सेम पैटर्न पे अब ये क्वेश्चन भी था, कोई ट्रिक नहीं थी। हमें सिंपली गिवन था कि एक मैट्रिक्स ए है, उसका इन्वर्स निकाल दो, वो हम जानते थे निकालना। तो अब सिंपली ए का इन्वर्स निकालने का प्रोसेस हम जानते थे, डिटर्मिनेंट ए 67 निकाला, एडजॉइंट ए निकाला, ए इन्वर्स हमने बना दिया। तो इसमें कोई ट्रिक नहीं थी, ये प्रोसेस अब हमारा बिल्कुल नोन था। अब हमें कहा गया कि ये इक्वेशन सॉल्व करो। तो नोटिस करो कि जब हमने इस वाले को जब बना के ए और बी के फॉर्म में कन्वर्ट करा, तो हमें दिखा कि जो ये a बना, ये तो वही था जो हमें शुरू में गिवन था क्वेश्चन में। तो अब ax बराबर आ गया b के, वहाँ से x आ गया a इनवर्स इंटू बी। a इनवर्स हमने अब पहले से निकाला हुआ था, तो सिंपली आ गया 1/67, ये मैट्रिक्स इंटू सिंपली -4 -2 और 11, और हमने दोनों को मल्टीप्लाई करा, सिंपली 1/67 बाहर था, उसको अंदर ले गए, मैट्रिक्स में हर एक टर्म से डिवाइड करा, x आ गया 3 -2 और 1। तो स्कूल के एग्ज़ाम में, बोर्ड्स में हमें एग्जैक्टली ये वैरायटी को तो बिल्कुल सही डील करना आना चाहिए। कुछ और क्या हो सकता है वो बाद की बात, अपनी कैलकुलेशंस को गलत नहीं करना। तो इसको नोटिस करो, अपनी कैलकुलेशंस देखो कहीं गलत तो नहीं हुई। अगर ये आंसर नहीं बना तो इसी को ट्राई करो, इट इज़ इंपॉर्टेंट। ऐसे मत सोच के छोड़ना कि ठीक है मेरे से कोई गलती हो गई होगी, ये एग्ज़ाम में भी यही मिस्टेक होगी। इस टॉपिक में अकेला यही काम है कि हमें पैटर्न तो सबको पता होगा, बहुत सिंपल है, पर हमारे आंसर में गड़बड़ होने का रिस्क रहता है, इसलिए इसकी प्रैक्टिस राइट कर लो। तो ये हमारा आंसर बनना चाहिए। अब नेक्स्ट करते हैं। सेम ही था, सिंपल सा क्वेश्चन था, पर अब की बार डायरेक्टली हमें इक्वेशंस नहीं गिवन, सिंपल बात को ऐसे बोला गया। क्या बोला गया था, सम ऑफ 3 नंबर्स इज 6, तो x + y + z कितना आ गया 6। इफ वी मल्टीप्लाई द थर्ड नंबर बाय 2 एंड ऐड द फर्स्ट नंबर टू द रिजल्ट वी गेट 7। तो इसका मतलब x + 2z हमें कितना गिवन था, 7। तीसरी इक्वेशन, बाय एडिंग सेकंड एंड थर्ड नंबर्स टू 3 टाइम्स द फर्स्ट नंबर, तो 3x + y + z हमें दे दी गई उसकी वैल्यू अलग से। 3 इक्वेशंस आ गई। अब काम क्या है, ax = b बनाना। तो वो हम लोग को बनाना आता था, हमने ax = b लिख लिया। ये कितना आ जाएगा, इसको इधर ले जाके सिंपली इसका इन्वर्स निकाल दिया। पहले उससे डिटर्मिनेंट ए फाइंड करा, डिटर्मिनेंट ए इस केस में आ रहा था 4।
अब क्या काम है, एडजॉइंट ए निकालना। बिल्कुल अब वहाँ पे ऐसे लिख के दिखा देना। बिल्कुल ये स्कूल के बोर्ड के एग्ज़ाम में हमारा पैटर्न राइट होना चाहिए, लिखोगे भी सही। तो हमने टर्म राइट बनाई, अब ए इनवर्स हमने फाइंड करा, वो 4 डायरेक्टली ए डिटर्मिनेंट फाइंड करा, वो 4 आ रहा है, मतलब इक्वेशन कैसी है, कंसिस्टेंट, और सॉल्यूशन कैसा आएगा, यूनिक। तो अब इसके बाद कोई ट्रिक नहीं थी, एडजॉइंट ए निकाल दिया, वो सिंपल है। एडजॉइंट ए निकालने का प्रोसेस हम जानते हैं, उस पर अब टाइम नहीं लगाएंगे। ए इनवर्स बनाया तो हमारी टर्म क्या बन गई, ए इनवर्स इंटू बी, मल्टीप्लाई करा, वहाँ से एक्स वाई जेड आ गया 3 1 2। तो कोई ट्रिक नहीं थी, पर हमारी कैलकुलेशन भी राइट चाहिए थी। देखो ये इंपॉर्टेंट बात है, इन सवालों में ये मत सोचना कि हमने ज़रा सी कैलकुलेशन मिस्टेक ही करी, वही होनी है। हर टॉपिक में कहीं ना कहीं ब्लॉक होने की जगह होती है, तो इस टॉपिक में गलती की जगह कैलकुलेशन है, इसलिए उसको अगर हमने छोड़ दिया तो हम लोगों ने सबसे मेन टॉपिक छोड़ दिया इस पर्टिकुलर टॉपिक में। अब नेक्स्ट देखते हैं। कोई ट्रिक नहीं थी, बस एग्जामिनर ने हमें बिल्कुल सिली तरीके से कंफ्यूज करा, तो हमने नहीं होना था कंफ्यूज। सिंपली उन्होंने क्या करा कि अब की बार वेरिएबल एक्स वाई जेड देने की बजाय 1/x 1/y 1/z दे दिया, तो हमने कंफ्यूज थोड़ी होना है, हमने उनको ठीक करके लिख लिया। मान लो 1/x का नाम a रख लिया, 1/b का नाम, 1/y का नाम b, 1/z का नाम c, तो हमारी इक्वेशंस ठीक बन गई। अब क्या एग्जैक्टली सेम काम, सिंपली a इंटू एक्स बराबर था b के, तो हमने जैसे इसको, अब देखो कई बच्चे इसमें कंफ्यूज कैसे होते हैं, वो यहाँ पे एलसीएम लेके पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते हैं। तो कुछ नहीं करना था, बिल्कुल सिंपल पैटर्न था, इसको बस हमने सही तरीके से डील करा। तो अब ये हमारी बिल्कुल उसी फॉर्मेट में ये क्वेश्चन बन गया जो हम जानते हैं। तो सिंपली हमने ए एक्स इज इक्वल टू बी बना दिया, वहाँ से एक्स कैसे बनाएंगे, सिंपली ए इनवर्स इंटू बी, जो हमारा नोन पैटर्न है। बोर्ड्स में आए ये टर्म बना के ऐसे वहाँ पे लिखना, डायरेक्टली वहाँ पे ए इनवर्स बना के स्पीड दिखाने की ना करना। बोर्ड्स के एग्ज़ाम में राइट टारगेट अगर सही प्रिपरेशन करके जाओ तो 2 घंटे भी नहीं लगता टाइम। 3 घंटे का पेपर है, 1.25 घंटे तक ईजिली ख़त्म हो जाएगा, 2 घंटे मैक्सिमम। तो उसके बाद 1 घंटा उस पर रिविजन कर सकते हो पूरी तरह उसको एक्सप्रेस करने के बाद भी। तो इसलिए बोर्ड्स के लिए तो बिल्कुल पूरी तरह एलेबरेट करके लिखने की समझ होनी चाहिए, तो लिखना वहाँ पे इट इज़ इंपॉर्टेंट। तो जैसे हमने बनाया इसके बाद सिंपल सा डिटर्मिनेंट निकाल के दिखा दिया, वो आ रहा था 1200, बिल्कुल पहले की तरह एडजॉइंट ए फाइंड करा, और हमारे एग्जैक्टली एडजॉइंट ए ये बनना चाहिए था। ए इनवर्स बनाया, ए इनवर्स इंटू बी करा, और वहाँ से अपना ए बी सी का आंसर बना लिया। देखो नोटिस करो, कहीं भी अगर गलती करी उसको नोटिस करो, दिस इज़ इंपॉर्टेंट, ये कैलकुलेशन में हमसे गलती ना हुई हो। तो वहाँ से a आ गया 1/2, मतलब x आ गया उसका रिवर्स विच इज़ 2, y आ गया 3 और z आ गया 5। तो देयर वाज नो ट्रिक, पर एक्चुअली हमारा मोमेंटम इस पर्टिकुलर काम में एग्जैक्टली ऐसे होना चाहिए। तो फिर इस टॉपिक में कोई स्ट्रगल नहीं है, बिल्कुल नहीं फंसते, बहुत सिंपल है। स्कूल के एग्ज़ाम के लिए जो क्वेश्चन इसमें फेस करोगे दे आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, पर हमारे होने भी चाहिए। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो ये पैटर्न भी हमने याद रखना था, एक बहुत छोटा सा पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना। हमें 3 इक्वेशंस गिवन थी, कहा गया कि शो दैट दीज 3 इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। उसके लिए हमने क्या करा, पहले अपना नोन पैटर्न बना लिया, ए आ गया, अब हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला, वो इस केस में 0 आ गया। तो अगर डिटर्मिनेंट ए 0 आ जाए तो हम क्या करते हैं, हम एडजॉइंट ए इंटू बी को सॉल्व करते हैं। तो पहले हमें पूरा एडजॉइंट ए निकालना पड़ गया, हमने बनाया एडजॉइंट ए इंटू बी करा। अब इस सवाल में काम की बात क्या थी कि वो भी नल मैट्रिक्स आ गया। अगर ना आता नल मैट्रिक्स तो गड़बड़ थी, फिर इक्वेशन कैसी होती, इनकंसिस्टेंट। ये नल मैट्रिक्स आना चाहिए, अगर नल मैट्रिक्स नहीं आया तो उस केस में ऊपर नल मैट्रिक्स नहीं है और नीचे 0, तो आंसर क्या होता, नो सॉल्यूशन, इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। पर ऊपर भी 0 आ गया, नीचे भी 0 आ गया, तो इक्वेशंस कैसी बनी, कंसिस्टेंट, और सॉल्यूशंस कैसे आए, इनफाइनेटली मैनी। तो इस पर डायरेक्टली स्कूल के एग्ज़ाम में बोर्ड्स के लिए हमसे उन सॉल्यूशंस को नहीं पूछा हुआ, डायरेक्टली सिलेबस में एग्जैक्टली नहीं मेंशन्ड, पर फिर भी एक हेजी जोन है, तो इस पर रिस्क नहीं लेना चाहिए, 2 मिनट का काम है तो हमें आना चाहिए। तो अगर हमसे कभी कहा जाए कि इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस जो बने उनको निकाल दो, तो अब इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस को निकालने के लिए क्या करते हैं कि जो हमारे पास 3 इक्वेशंस शुरू में गिवन थी, देखो इस सवाल में सॉल्यूशंस कैसे बन गए, इनफाइनेटली मेनी। तो कभी भी अगर इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस आ जाएं और हमसे कहें कि उसको निकाल दो, वी हैव टू फाइंड दो सॉल्यूशंस, तो क्या करते हैं कि वी नो दैट कि इन दिस सिचुएशन द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आर इनफाइनेटली मेनी। इट मीन्स कि देयर आर इनफाइनेटली मेनी पॉसिबल ट्रिपलेट्स एक्स वाई एंड जेड विच आर सेटिस्फाइंग दिस 3 इक्वेशंस, मतलब इनफाइनेटली मेनी आंसर्स हैं। तो उस सवाल में करते क्या हैं
कि सिंपली किसी भी एक अननोन एक्स वाई जेड में से किसी भी एक को मान लो, उसको मान लेते हैं कांस्टेंट, उसको मान लेते हैं मान लो के, और बाकी दोनों को इन टर्म्स ऑफ दैट के निकाल देते हैं। पर इसमें भी अभी छोटा सा पॉइंट है, उसको ध्यान में रखना। तो अगर मान लो इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस आने के बाद हमें अब क्लैरिटी है कि कहा गया कि वो सॉल्यूशन निकाल दो, तो हमने मान लो z को k ले लिया। लेने को हम लोग किसी को भी k ले सकते थे, x को भी ले सकते थे, y को भी ले सकते थे, किसी भी एक वेरिएबल को हम मान लेते k और बाकी दोनों को इन टर्म्स ऑफ दैट वेरिएबल निकाल देते। तो मान लो हमने z को अगर k डाल लिया, अब कोई भी दो इक्वेशंस ले ली, तीन थी उनमें से कोई भी दो ले ली, अब सिंपली बाकी दोनों को हम इन टर्म्स ऑफ दैट k निकालने वाले हैं। तो सिंपली हमने अब देखो पहली दोनों इक्वेशंस को अगर लिया तो सिंपली 2x माइनस वाई आ गया 5 माइनस 3k। अब k तो कांस्टेंट है, वो वेरिएबल नहीं रहा। 3x प्लस 2y कितना हो गया 7 प्लस k। इन दोनों को सॉल्व तो हम लोग साइमल्टेनियसली भी कर सकते थे, पर इनको सॉल्व इसके बाद भी मैट्रिक्स मेथड से ही करना है। तो कैसे करते हैं, सेम काम 2/2 के लिए भी बहुत सिंपल था, उसको देखना, इनफैक्ट बहुत ही सिंपल होता है। तो ये क्या बन गया, सिंपली हम लोगों ने पहले की तरह ax इज इक्वल टू b बनाया। a कितना बनता है 2 माइनस 1 3 2, देखो ये बना a। b जो x था वो क्या बना एक्स वाई अकेला, और उधर क्या आएगा b 5 माइनस 3k और 7 प्लस k। अब इस सवाल में देखो एक्चुअली काम बहुत सिंपल होता है। क्यों, क्योंकि x बराबर है सिंपली a इनवर्स इंटू b के, और एक 2/2 मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना तो 1 सेकंड का काम है। सिंपली इसका जॉइंट कितना बनेगा, सिंपली इन दोनों को रिवर्स कर दो, इन दोनों का साइन चेंज कर दो। डिटर्मिनेंट कितना बनेगा 4 प्लस 3 7। तो हमने क्या करा 1/7 और इन दोनों को सिंपली आपस में चेंज करा और साइन चेंज करा। सिंपली एक्स वाई बराबर आ गया a इनवर्स इंटू बी के, मल्टीप्लाई करा, ये मेरा आंसर बना। तो जो हम लोग फाइनल सॉल्यूशन मेंशन करते वो ये हो जाता, z k है, x 17 माइनस 5k/7 है, और एक y